नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खन्ना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। उत्तराखंड में लगातार बिगड़ रहा मौसम, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी से जीवन हुआ अस्त व्यस्त। नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाईकोर्ट, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने दी मंजूरी। उत्तराखंड में अमृतपाल की करीबी महिला को एनआईए ने लिया हिरासत में, पूछताछ के बाद दिल्ली ले गई टीम। खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में 19 राष्ट्रीय खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार से किया गया पुरस्कृत। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को लेकर उत्तराखंड के कई शहरों में अलर्ट जारी, पंजाब पुलिस ने किया संपर्क सीमाओं पर बढ़ाई सख्ती। ऋषिकेश में विदेशी महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने सहारनपुर निवासी एक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि भूतनाथ मंदिर के ऊपर सड़क पर विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ कर उसे घायल कर दिया गया है। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही आरोपी जंगल की तरफ भाग गया, जहां वो घने जंगल में छिपा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी व्यक्ति ने अपना नाम अनुज बताया है, जो की सहारनपुर का रहने वाला है। आज ये इवनिंग की घटनाक्रम है। पब्लिक ने सूचना दी कि यहाँ हिल टॉप के पास किसी एक फॉरेनर लेडी को के साथ किसी ने छेड़खानी करी और उसके साथ मारपीट करके घायल कर दिया, उसको चोटिल कर दिया। तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, इंस्पेक्टर खुद अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर रवाना होते हैं। लेडी को इंस्पेक्टर साहब ने खुद अपनी हम पब्लिक की मदद से हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहाँ उनका ट्रीटमेंट चला था। अभी मैं खुद उनसे मिल के आ गया। राइट नाउ से ओके, और जल्दी शायद डिस्चार्ज हो जाएंगी, जैसा डॉक्टर्स ने बताया। और घटनास्थल से तुरंत 2 टीमें बनी, एक हमारे एसएसआई और दूसरे दरोगा के नेतृत्व में अभियुक्त को पकड़ने के लिए। जैसा कि लोगों ने हुलिया बताया, जैसा वो लेडी बता पा रही थी कि इस हुलिये का था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लगातार पूरी सर्चिंग करवाई। सर्चिंग करने के बाद करीब आधे 1 घंटे के बाद हमने उसको अरेस्ट भी कर लिया है। और पुलिस की तरफ से, चूँकि अभी लेडी ट्रॉमा में है और वो चूँकि हिंदी इंग्लिश समझ नहीं पा रही है, तो पुलिस ने अपनी तरफ से जो हमें सूचना मिली, हमने उसमें एफआईआर कर दी है। एफआईआर स्ट्रॉन्ग सेक्शन जो घटनाक्रम है, बाकी जैसे जैसे उनकी स्टेटमेंट होते हैं उसके हिसाब से आगे बढ़े। ये व्यक्ति जनपद सहारनपुर में एक तितरो जगह पड़ती है, वहाँ का रहने वाला है। और संभवतः जितना हम अभी उससे इंट्रोगेट किए, उस हिसाब से शायद वो पहले भी कुछ मामलों में अभियुक्त रहा है। तो आपराधिक इतिहास उसका एक बार हम डिटेल जो हमारी प्रोसीजर है उससे पता कर लेंगे। तो अनुज नाम का लड़का है। ये बताते कि यहाँ आज घूमने के हिसाब से आया, अपनी बाइक भी लेके आया और घूमना, उसको लगा कि अकेले लेडी जा रही है, थोड़ी देर उससे बातचीत करी, जैसा वो कहता है, जैसा वो लेडी बताई है, तो उस हिसाब से फिर उसने लगा कि एकांत है, लड़की फेमिलियर हो रही है, तो मैं ऐसा कुछ उसने। पंजाब से फरार चल रहे मोस्ट वांटेड खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की धरपकड़ के लिए कई राज्यों के साथ अब उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। सीमा से सटे इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। दरअसल उत्तराखंड जिलों में देहरादून समेत हरिद्वार और उधम सिंह नगर और अन्य उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण अपराधियों की आवाजाही यहाँ रहती है और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की संभावित गतिविधियां उत्तराखंड की सीमाओं पर भी अनुमान के रूप में लगाई जा रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक एसटीएफ को भी सीमांत जनपदों में सीमाओं पर विशेष निगरानी और स्पेशल अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। शनिवार को बड़ी संख्या में कई कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ी संख्या में कांग्रेसियों को भाजपा में शामिल करवाया। चमोली के जिला पंचायत उपाध्यक्ष और कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत, अतुल रावत, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका बड़कोट सहित सैकड़ों लोग भाजपा मुख्यालय देहरादून में भाजपा में शामिल हुए। मैं समझता हूँ जो मेरे और मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्णय लिया गया वो जनहित में सर्वोपरि साबित होगा। आने वाले समय में हम क्षेत्र का विकास करना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए हम काम करेंगे। क्या बड़ा कारण मानते हैं आप अपने कांग्रेस? नहीं, जो क्षेत्र की मूल समस्याएं हैं और जो क्षेत्र में जो कार्यकर्ता अपने आप को थके हुए महसूस कर रहे हैं, उनको हम फ्रंट लाइन में खड़ा करने का काम करेंगे। मसूरी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए। कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार के 1 साल कार्यकाल को फेल बताया गया था। उस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जवाब देते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताते हुए कहा कि पप्पू भैया लगातार बहकी बातें कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने चश्मे का नंबर बदल लें और देखें कि 1 साल में प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कितने ऐतिहासिक काम किए हैं। अब जिसका नेता मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, किस प्रकार की बहकी बातें हमारे पप्पू भैया करते हैं,
उनके कार्यकर्ताओं से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनको बोलो अपने चश्मे का नंबर बदली करें और देखें कि 1 साल के अंदर कितने ऐतिहासिक काम उसको सिंघधामी सरकार ने किए हैं। खबर चमोली जिले के दसोली ब्लॉक के लांसी गांव से है, जहां कुछ ग्रामीणों द्वारा पेयजल आपूर्ति न होने की बात कही जा रही है। ग्रामीण वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन में नल तो लगे हैं पर पानी नहीं आ पा रहा है। वहीं ग्राम प्रधान नयन सिंह कुंवर का कहना है कि कभी कभी पाइपलाइन की मरम्मत के दौरान इस प्रकार के अवरोध पैदा होते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी द्वेषपूर्ण तरीके से उनके कार्यों को लेकर शिकायत करते रहते हैं। वहीं ग्रामीण वीरेंद्र का कहना है कि हमें पानी की आपूर्ति चाहिए, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। चारधाम यात्रा में इस बार हेल्थ एटीएम की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में हेल्थ एटीएम की सुविधा होने से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। चारधाम यात्रा मार्ग पर चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए एक अच्छा कदम होगा। मुख्यमंत्री ने मानस खंड सहित पवित्र स्थानों मानसरोवर यात्रा, बैजनाथ धाम, कैची धाम, पूर्णागिरी, चितई धाम के लिए भी हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज हेल्थ एटीएम सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केदारखंड की तर्ज पर मानस खंड के लिए भी CSR के अंतर्गत ये सेवाएं प्रदान की जाएंगी। खबर डोईवाला से है, जहां शहीद दुर्गामल राजकीय महाविद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों के 8 प्रशिक्षु IAS अधिकारियों के साथ छात्र छात्राओं ने यहां शिरकत की। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को तमाम विषयों के बारे में जानकारी दी गई। हमारा यहाँ लगा था राजकीय महाविद्यालय में, ये बहुत ही स्पेशल था क्योंकि आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ हमारे जो राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी है लवाफना, वहाँ पे भी हमारे 9 प्रशिक्षु IAS अधिकारीगण आए थे और उनसे भी हमारे जो यहाँ महाविद्यालय के छात्र हैं उनके द्वारा बहुत सारी अपनी जिज्ञासाएं पूछी गई और अपने कैरियर के संबंध में सवाल पूछे गए। उनको हमारे सभी प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई है। इसके अलावा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या क्या कार्य करता है ये भी जानकारी दी गई है और जो लीगल इश्यूज हैं उनके संबंध में भी जानकारी दी गई है। आज हमारे यहाँ हमारे विद्यालय में प्रोबेशनर ऑफिसर जो IAS ऑफिसर हैं वो आए हैं और उनमें हमारे जज साहब भी थे जिन्होंने हमें कई सारी जानकारी दी, जैसे कि लोक अदालत के बारे में हमें बताया। उन्होंने उनके द्वारा हमें लोक अदालत के बारे में बताया गया और उसका भी ये शिविर 13 अप्रैल कई सारे हमें जैसे कि 49A के बारे में बताया गया, जिसमें कि हर किसी को क्या बोलते हैं न्याय का अधिकार है, ये सारे बारे में हमें अवगत कराया गया और हमारे जो भी करियर से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड जो भी हमारी वो थी क्वेरीज थी उनका निवारण किया गया और हमारे भी कई सवाल थे जिनके जवाब हमारे प्रोबेशनर ऑफिसर्स द्वारा अच्छे रूप से दिए गए। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक में क्लस्टर लेवल फेडरेशन वित्तीय साक्षरता केंद्र का विधिवत उद्घाटन लीड बैंक ऑफिसर राजीव कुमार सिंह SBI शाखा प्रबंधक सोनम के द्वारा किया गया। लीड बैंक अधिकारी उत्तरकाशी के द्वारा SBI के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया। मसूरी में सिपनकोट से बेघर 84 परिवारों द्वारा 3 अप्रैल तक पिछले 23 दिनों से शहीद स्थल पर चल रहे धरने को स्थगित कर दिया गया है। मसूरी SDM कार्यालय में SDM मसूरी नंदन कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रतिनिधि मोहन पेटवाल, कुशाल राणा और सिपनकोट बेघर समिति के संयोजक प्रदीप भंडारी के बीच हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि 29 मार्च को नगर पालिका द्वारा बोर्ड बैठक कराई जाएगी, जिसमें IDS में दी जाने वाली जगह को लेकर प्रस्ताव पास किया जाएगा। हंस फाउंडेशन को भी सभी कागजात और नक्शे भेज दिए जाएंगे। जो है आज SDM साहब के साथ जो मीटिंग हुई, योग नगर पालिका और विधायक प्रतिनिधि यहाँ पर थे, उनके साथ जो है सिपनकोट वासियों की मीटिंग हुई है और उसमें SDM साहब ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि 29 तारीख को नगर पालिका की मीटिंग होगी। उसमें जो है IDS में जो ज़मीन है वो ज़मीन का प्रस्ताव पास हो जाएगा, वहाँ पर 70 मकान बनेंगे और बाकी जो हमारे 18 आदमी और हैं उनके जो फ्लैट हैं वो उनके नाम कर दिए जाएंगे और कुल मिलाकर के 3 तारीख से जो है यहाँ पर हंस फाउंडेशन के माध्यम से वहाँ पे आवास बनाने का काम शुरू हो जाएगा और उन्होंने सारा सब कुछ हमें ये लिख के दिया है। हम SDM साहब के इस लिखित आश्वासन पे जो है अपना धरना 3 तारीख के लिए स्थगित कर रहे हैं। जो 2020 में जो यहाँ पर जो लंबे समय से ये मान के चले कि आज़ादी से पहले जो यहाँ पर मजदूर निवास करते थे उनके द्वारा जो वहाँ पर जो है अपने आवास बनाए गए थे, वो 2020 में एक रोपे मसूरी ट्रॉली प्रोजेक्ट के तहत नगर पालिका द्वारा वहाँ पर नोटिस दिए गए, उनको वहाँ पर खाली कराया गया था। उसके बाद यहाँ के माननीय मंत्री जी और विधायक गणेश जोशी द्वारा उनको जो भी आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जा सकती थी उसको देने का प्रयास किया। जहाँ सरकार उसको बनाने में कहीं दिक्कत आ रही थी तो माननीय मंत्री जी ने इसका रास्ता निकाला और हंस फाउंडेशन से निवेदन किया कि आप इन पे जो है यहाँ पर जो है एक कॉलोनी के नाम से इनको जो है आवास बनाए जाएं। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये समस्या 2020 की नहीं थी, ये समस्या 2008 से शुरू हो गई थी। 2008 में जब तत्कालीन जो नगर पालिका अध्यक्ष और पूरा बोर्ड कांग्रेस का था, उनके द्वारा जहाँ पर ये इतने सालों से लोग रह रहे थे तो क्यों इनकी ज़मीन जो है पर्यटन विभाग को ट्रांसफ़र कर दी गई।
क्यों उस समय नहीं मना कर दिया गया होता कि ये ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं होती। यदि उस समय ये ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं होती, आज ये समस्या पैदा नहीं होती। आज लोग जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय तो उन्होंने किया है जिन्होंने इनकी ज़मीन को जो है पर्यटन विभाग को ट्रांसफ़र किया था 2008 में। तो इसलिए आज वर्तमान की स्थिति को देखते हुए माननीय मंत्री जी ने हंस फाउंडेशन के चेयरमैन पूज्य माता मंगला जी से निवेदन किया। उसका शिलान्यास एक बार देहरादून में हुआ, जहां पर पूज्य माता मंगला जी थे, मंत्री जी भी थे, यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष अनुज गुप्ता जी भी थे। वहाँ पर यह तय हुआ था कि जो नगर पालिका इसको जहाँ पर भूमि यदि उपलब्ध कराएगी तो हंस फाउंडेशन उसको कॉलोनी बनाएगा। खबर विकास नगर के कालसी से है, जहां खत विसैल के खरोड़ी धात में आगामी 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक विश्व पर्व के मौके पर आयोजित होने वाले खेल कूद प्रतियोगिता सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन को लेकर आयोजनकर्ता समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि युवा पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़े रखने के समय समय पर आयोजन किए जाने चाहिए, जिसको देखते हुए पौराणिक परंपराओं को जिंदा रखने के लिए खत विसैल में विश्व पर्व के मौके पर खेल कूद प्रतियोगिता के साथ ही अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। हमारा इस बार आकर्षण का केंद्र मेन तो कृषि महोत्सव के रूप में और स्वास्थ्य क्या के केंद्र प्रशिक्षण लगाया जाए, और जो भी झेटा रासो पौराणिक रीति रिवाज के तौर पे, और जो कबड्डी खेल है हमारे जो क्षेत्र का प्रिय खेल है, उसको पुणे एक बार 4 वर्ष के बाद जैसा खुरड़ी में पहले भव्य दिव्य रूप में था, उससे भी बेहतर करने का हमारे युवा साथियों समिति ने निर्णय लिया। और खत के सभी लोगों ने, हम जब भी अभी शादी पार्टियों में जाते यही अनुरोध किया कि आप लोग को दोबारा उसी रूप में कार्यक्रम करना चाहिए, जिससे हमारे क्षेत्र के लिए विकास के रास्ते भी संभावना है। क्या क्या रखा खेल प्रतियोगिता में आपने? खेल प्रतियोगिता में कबड्डी गाँव वाइज में 71,000 रुपये और 51,000 रुपये विजेता और विजेता के लिए पुरस्कार हम देंगे। अपने क्षेत्र से ये निर्णय लिया गया। आपने ये कहा कि इसमें भाग लेके जौनसारी को दूसरा भाग नहीं लेगा, ऐसा क्यों? इस बार केवल उत्तराखंड ग्रामीण स्तर पे खेले, क्योंकि हमें कई बार आशंकाएं होती है जो आधार कार्ड में अपना नाम, तिथि और क्या के जो जन्म तिथियाँ होती है उसको परिवर्तित करके, और गांव जो मूल गांव से खेलने के लिए जो संभावना रहती है उसको चेंज करके वो कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रोग्राम कब से शुरू होगा, कब तक रहेगा? ये प्रोग्राम 14 तारीख संग्राम से लेकर 16 तारीख को हमारा गन्यात है, और 16 तारीख को गन्यात का आगाज दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारे पौराणिक गांव से नाचने गाने के लिए सभी ढोल बाजे के साथ आएंगे। सर, जो आपने प्रोग्राम रखा, जो नया हुआ पीढ़ी नशे में जा रही है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनको खेल की ओर अग्रसर करना चाहते हैं, और प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रतिभा के लिए मंच, खेल मैदान और कलाकारों के लिए मंच, इसीलिए हम वहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। कार्यक्रम इसीलिए रखना चाहते हैं क्योंकि क्षेत्रवासियों का हमारे लिए यही निर्णय लिया गया, ताकि हम नशे से दूर हो और खेल और कला के प्रति अग्रसर हो। आपका नाम? मेरा नाम धारिया नेगी। क्षेत्र के संस्कृति और खेल के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, और मेरे सभी युवा साथी भी हम यही डिस्कस करते रहे कि नशे से दूर कैसे किया जाए युवा पीढ़ी। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को मसूरी में एक निजी होटल में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा आयोजित मध्य क्षेत्र के राज्यों के लिए सहकारी विकास पर सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। गणेश जोशी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में विपणन के लिए सहकारी समितियों का अहम योगदान है। इस क्षेत्र के सहकारिता सम्मेलन में आके मुझे मौका मिला और उनके माध्यम से कुछ जानकारी भी मुझे मिली, और वास्तव में कृषि और सहकारिता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मुझे भरोसा है जिस प्रकार से माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में एक आंदोलन के रूप में इसको लिया है, आने वाले समय में देश की आर्थिकी को मजबूत करने में ये सहकारिता का क्षेत्र एक अपना स्थान सुनिश्चित करेगा। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस प्रकार सहकारिता के क्षेत्र में काम हो रहा है। आने वाले समय में हम पहले भी दूसरे स्थान पर पहुँचेंगे। इसके लिए मैं आयोजकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, जिन्होंने मुझे अपने बीच में, माननीय सिंघानी जी ने मुझे अपने बीच में आने का मौका दिया कि आप इसके अध्यक्ष हैं, आप पूर्व सांसद हैं, पूर्व गुजरात के मंत्री हैं, और जब से आपने इसकी अध्यक्षता संभाली है एक आंदोलन के रूप में इसको ले रहे हैं। और देखिए, कृषि में हम उत्पाद तो कर सकते हैं, उसके विपणन के लिए सहकारिता से बढ़िया कोई क्षेत्र नहीं हो सकता, क्योंकि हम अगर किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से हम इस काम को करेंगे, विपणन का काम करेंगे, तो अपना मार्जिन बहुत ज़्यादा लेगी, और सहकारिता समितियां जो हैं बहुत मिनिमम मार्जिन पर काम करती हैं।
उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करता हूँ कि आज इंटरनेशनल मिलेट्स डे अगर घोषित हुआ है तो मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। यूएनओ के अंदर जब प्रस्ताव रखा था तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया। हमारे प्रदेश ने भी अपनी मिलेट्स की पॉलिसी बनाई है। बजट के अंदर 73 करोड़ का प्रावधान हमने इसके लिए किया है, क्योंकि मिलेट्स हमारी परंपरागत खेती है और हमारी सरकार का संकल्प है कि जब हम हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम मिलेट्स के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दोगुना करेंगे। खबर विकासनगर से है, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक सहित प्रतिबंधित 21 अन्य सामग्री पर तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी कुछ दुकानदार न केवल इन वस्तुओं का स्टॉक जमाए बैठे हैं, वहीं चोरी छिपे इन प्रतिबंधित वस्तुओं को बेच भी रहे हैं। एक ऐसे ही मामले को हरबटपुर नगर पालिका की टीम ने हरबटपुर बाजार के निरीक्षण के दौरान एक दुकान पर औचक छापामारी को अंजाम दिया। दुकान की तलाशी ली गई तो वहाँ भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियां, डिस्पोजल गिलास, थर्माकोल प्लेट सहित सिंगल यूज प्लास्टिक में प्रतिबंध की गई अन्य सामग्री भी बरामद की गई। दुकानदार का मौके पर ही 2500 का चालान किया गया। साथ ही दुकानदार को सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। इसमें ऐसा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में नगर पालिका में लगातार विगत कई वर्षों से चलानी कार्रवाई की जा रही है, और जब से हाईकोर्ट के आदेश आए हैं तो उसके उपरांत से तो आपका सिंगल यूज़ जो मटेरियल है उसको पूर्ण रूप से नगर पालिका हरबटपुर से हम चाहते हैं कि उसको जड़ से मिटा दें। किस तरह के पॉलिथीन बैन है और क्या क्या आइटम बैन किए गए हैं? सिंगल यूज़ आइटम में आपके जैसे स्ट्रॉ हैं, आपकी थर्माकोल के प्लेट्स हैं, आपके प्लास्टिक के गिलास हैं, आपके इसी प्रकार के कई और आइटम्स हैं जो पॉलीथीन हैं, ये पूरी तरीके से बैन है। आज आपकी टीम ने कार्रवाई की गई है? हाँ, आज हमारी टीम द्वारा एक रूटीन चेकअप में बाजार में घूमते हुए पाया गया कि एक दुकानदार द्वारा पॉलीथीन बेची जा रही है, तो तत्काल उसकी दुकान पे हमारी टीम द्वारा रेड मारी गई और फिर उसकी दुकान से आपके कई प्रकार के प्रतिबंधित आइटम मिले। चालान हमने उनका 2500 रुपये का चालान किया गया है, और बाकी जो भी हमारे उनके यहाँ से जो प्रतिबंधित आइटम मिले हैं जैसे कि पॉलीथीन है, आपकी ग्लासेस हैं, वो सारी वहाँ सील कर ली गई। बाकी और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस पॉलिथीन के लिए? सभी नगरवासियों को एवं सभी व्यापारी भाई बहनों से मेरी एक अपील है कि जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत आते हैं, हमने 21 आइटम की सूची हर जगह प्रकाशित की गई है, वो पूर्ण रूप से बैन है, तो उस सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। मसूरी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा और लोकसभा से सदस्यता समाप्त किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का दोहरा चेहरा देश की जनता के सामने आया है और देश में केंद्र की सरकार विपक्ष की आवाज नहीं सुनना चाहती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा बोला गया कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए मंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, सत्य ही उनका भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन, जिसके तहत प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता काम कर रहा है। जो कल सूरत में एक मजिस्ट्रेट या कोर्ट में राहुल गांधी जी को सजा दी गई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये भाजपा का जो दो मुखी चेहरा है और एक जो आज के जो भारत की एक सच्चाई है कि विपक्ष की आवाज़ वो सुनना ही नहीं चाहते और विपक्ष की आवाज़ को वो दबाते हैं, वो डराते हैं, वो क्रूरता या करते हैं। ये बात आपकी स्पष्ट हो गई है। राहुल गांधी जी ने एक कल बहुत अच्छी बात बोली, जो आज एक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता का या आपका मंत्र है कि सत्य ही मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। ये आज कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता का एक मंत्र बन गया है। साथ ही में अभी कुछ दिन पहले हमारा एक धाकड़ धामी जी का एक बजट आया था जो बिल्कुल निराशापूर्ण या बजट है, जिसमें उन्होंने सिर्फ या केंद्र की उपलब्धियों को ठपठपाया है। यहाँ पर इस बजट में महिलाओं के लिए 0, इस बजट में या किसान की दुगनी आय या करने के बारे में 0, इस बजट में युवाओं के बारे में 0, इस बजट में महंगाई को कैसे रोका जाए इस बारे में 0। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बात करती है कि शराब में घपला हुआ है। आज उत्तराखंड में हैरानी की बात है कि शराब को सस्ता कर दिया गया है, बिजली और पानी को महंगा कर दिया गया है। आज एक आम आदमी का जो किचन है, जो चूल्हा है, उस चूल्हे पर एक महंगाई का ऐसा बोझ डाला है जिसे वो सह नहीं पाएगा। पर उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि
आप वो शराब को और ज़्यादा बढ़ावा दीजिए, उसे सस्तिया करके। तो अगर दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो अपने प्रदेश में क्या कर रहे हैं, ये मैं आज पूछना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत जो राजस्व या बढ़ाने का होता है वो आबकारी से आता है, और वो उसी आबकारी में शराब को सस्ता कर रहे हैं और बिजली पानी को वो महंगा कर रहे हैं। गैस या सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। इन दिनों नगर निकाय के अलावा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगभग तमाम राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। उत्तराखंड की राजनीति में अनोखी पहचान बनाने वाले उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार और खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा की पत्नी बसपा ज्वाइन करने वाली हैं। आपको बता दें कि पहाड़ परिवर्तन समिति की राष्ट्रीय संयोजिका सोनिया शर्मा के बीएसपी में शामिल होने के बाद सत्ता और सियासी दिग्गजों के समक्ष एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण सोनिया शर्मा के बीएसपी में शामिल होने की खबरों के बाद क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार मिल रहा समर्थन है। आगामी 29 मार्च को सोनिया शर्मा बसपा ज्वाइन करेंगी। जब से मेरा महिलाओं को पता चला है कि मैं बसपा संगठन से जुड़ने जा रही हूँ, तब से ये महिलाएं बहुत खुश हैं, इनमें बहुत उत्साह है और ये उसीलिए मुझसे मिलना चाहती थी। तो मैं आज हरिद्वार जनपद के भ्रमण पे निकली हूँ। आज मैं लक्सर में अपने कार्यालय पे इन महिलाओं से मिल रही हूँ। 29 मार्च को सेंट्रम होटल रुड़की में 3 बजे का ये कार्यक्रम है। उस समय मेरी आधिकारिक तौर पे मैं ज्वाइन कर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां शनिवार रात पुराना धरासू थाना से कुछ दूर क्षेत्र मरगांव जाने वाली रोड के पास ऑल वेदर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कटिंग का काम चल रहा था, जहां मलबे में दबने के कारण एक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा कि एक पोकलैंड मशीन द्वारा सड़क के ऊपर रैंप बनाकर कटिंग का कार्य किया जा रहा था, जिसके बाद रात 10:30 बजे अचानक ऊपर से मलबा और बोल्डर आ गया, जिसमें 2 पोकलैंड मशीन समेत एक डंपर के ऊपर गिरे। ऊपर से मलबा आने से सड़क पर खड़े डंपर चालक और ठेकेदार मलबे में दब गए। साइड इंचार्ज के पत्थर लगने के कारण वो सड़क से नीचे खाई में गिर गया, जहाँ एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रेमनगर आश्रम से चंद्राचार्य चौक तक केंद्र सरकार के खिलाफ एक विरोध यात्रा निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज जनता त्राहिमाम कर रही है। वहीं आज कांग्रेस सरकार कानूनी दांवपेच लगाकर राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने का काम कर रही है, जो कि एक जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस नहीं ली जाती, तब तक कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार आंदोलन करेंगे। जघन्य अपराध भाजपा पार्टी के द्वारा जो कानूनी दांवपेच दिखाकर राहुल जी की सदस्यता समाप्त करने का काम किया है, वो एक जघन्य अपराध है। उसको लेकर आज कांग्रेस पूरी सड़कों पर है और जब तक इस सदस्यता को वापस नहीं लेंगे, ये कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आज ये इस प्रकार का संघर्ष कर रही है, पुतले फूंक रही है। हम इसके बाद जेल भरो आंदोलन का भी कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और पूरे देश में इस आंदोलन को चलाएंगे और इस भाजपा सरकार को पाट फेंकने का काम कांग्रेस करेगी, आम जन करेगा, आम कार्यकर्ता करेगा। इसी को लेकर हम सड़कों पर उतरे। हरिद्वार के BHEL स्थित केंद्रीय विद्यालय को बंद किए जाने के विरोध में अभिभावकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीय भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का पुतला भी फूंका। केंद्रीय विद्यालय अभिभावक संघर्ष समिति के बैनर तले इस आंदोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन दिया। इस दौरान अभिभावकों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा हरिद्वार में एकमात्र केंद्रीय विद्यालय को बंद किया जा रहा है, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को भी इस लड़ाई में पूर्ण समर्थन देने का दावा किया। लगातार कई वर्षों से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय के पेरेंट कि केंद्रीय विद्यालय को बचा लीजिए, केंद्रीय विद्यालय बंद होने की कगार पे है। और आज हम उसी मुहाने पे आकर खड़े हुए हैं कि कक्षा 1 में प्रवेश बंद कर दिया गया पिछले साल और इस साल कक्षा 2 में भी प्रवेश बंद होने ही वाला है। तो हम ये चाहते हैं कि एकमात्र केंद्रीय विद्यालय हमारे हरिद्वार जिले में है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक विद्यालय को किसी भी कीमत पर बंद ना होने दें। केंद्रीय विद्यालय और कई विद्यालय यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं और कई बार शिकायतें की हैं निशंक जी से, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी है। तो हम ये मीडिया की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई लंबी चलेगी जब तक ये स्कूल में एडमिशन प्रारंभ नहीं हो जाता। तो दूसरा हमारा भूख हड़ताल है। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास देर रात से तेज गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। छोटे छोटे स्कूली बच्चों के साथ साथ आम जनमानस को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद कई जगह नालियां बंद हो गई। बारिश का पानी सड़कों पर बह रहा है, जहां कई जगह तालाब बन गए हैं। आपको बता दें कि जहां लोगों को नौका विहार और स्थानीय लोगों को एक उम्मीद थी, वहीं कारोबार में इजाफा होने की उम्मीद भी थी, लेकिन बारिश ने उस पर पानी फेर दिया है। गरुड़ क्षेत्र के गढ़सेर में स्थित गौ सदन में गाय तथा बछड़ों के खान पान की स्थिति बहुत ही दयनीय हालत में है।
जहां आपको बता दें कि 52 गाय और बछड़ों के सामने भूख की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आपको बता दें इनके लिए यहां चारा उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि 4 माह पहले इस गौ सदन को सुचारू किया गया था, जहां तमाम निराश्रित पशुओं को यहां पर छत दी गई थी, जहां पशुओं का रखरखाव ठीक तरह से हो पा रहा था। वहीं गौ सेवा समिति गरुड़ के अध्यक्ष विनोद कांडपाल ने बताया कि पशुओं के समक्ष चारे की भीषण समस्या आ गई है, जहां मात्र 2 दिन का चारा अब पशुओं के लिए बचा हुआ है। विनोद कांडपाल ने सरकार सहित आमजन से इन निराश्रित पशुओं के लिए उचित व्यवस्था करने की अपील की है। शुक्रवार को क्रिसिल फाउंडेशन द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मनी वॉइस कार्यक्रम के लिए वित्तीय साक्षरता केंद्र का उद्घाटन सहसपुर ब्लॉक में LDM KS पांगती देहरादून द्वारा किया गया, जिसमें वित्तीय संबंधी समस्त जानकारियां जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन सुकन्या समेत कई विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। आपको बता दें कि वित्तीय साक्षरता केंद्र सहसपुर में 3 ब्लॉकों में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि कैंप लगा के लोगों को बैंकिंग प्रोडक्ट की जानकारी रहेगी, अवेयर करेंगे, उससे सभी को इंक्लूजन करने का प्रयास करेंगे, सभी सोशल सिक्योरिटी स्कीमों से तो जुड़ेंगे। तो बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं मिली, बहुत कम बजट में है, वो आम लोगों के लिए है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं तो वो उससे जुड़ नहीं पा रहे। गरुड़ क्षेत्र के सुप्रसिद्ध मां कोट भ्रामरी मंदिर में आगामी नंदाष्टमी मेले के आयोजन के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया, जहां प्रशासनिक अधिकारियों सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आपको बता दें कि सदियों से नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां कोट भ्रामरी मंदिर में नंदाष्टमी मेले का आयोजन होता है, जहां हजारों की संख्या में देश प्रदेश से श्रद्धालु पहुँचते हैं। बैठक का आयोजन किया गया है नंदाष्टमी मेले के संबंध में, क्या कुछ जानकारी? सरकार का 1 साल नया मिसाल के तहत भजन संध्या कोट भ्रामरी मेले में शुभारंभ बैठक रखी गई है। इसमें हमारे सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सभी एक अहम बैठक रखी गई है और 27 को हमारे बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजित हो रहा है, उसमें भी एक अहम बैठक रखी गई है। सभी यहाँ पर दिव्यांग और विकलांग का कैंप भी लग रहा है, तो सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारियों से भी निवेदन किया गया है कि कोई दिव्यांग और विकलांग न रहें। खबर कॉन्ट्रैक्ट से है, जहां शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस कमेटी कॉन्ट्रैक्ट और गौचर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट और गौचर में जुलूस प्रदर्शन कर भाजपा सरकार का पुतला फूंका गया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार देश भर में तानाशाही रवैया अपना रही है। प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार विपक्ष पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी जी को 2 वर्ष की सजा सुनाई और कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि 1 माह का समय यानी कि 30 दिन का समय आपको दिया जाता है, आप अपना पक्ष रखें। लेकिन जिस प्रकार आनंद फानंद में मोदी जी की सरकार ने लोकतंत्र के जो संविधान की हत्या करने का प्रयास किया और राहुल गांधी जी की संसद से ख़त्म कर दी, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन हम इसको कहेंगे। और क्योंकि इस सरकार को डर था कि राहुल गांधी जी सच्चाई बोलते हैं और संसद में वो बहुत सारी बातें कहते हैं, इस सरकार की पोल पट्टी खोलते हैं और राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने के लिए उनकी सत्ता समाप्त की गई। और आज सारे कांग्रेस जन हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, बाबा साहब भीमराव के बनाए संविधान की रक्षा करने के लिए हमको सड़कों पर उतरने की आवश्यकता है, ताकि कल के दिन ये संविधान विरोधी काम और लोकतंत्र विरोधी काम इस सरकार न कर पाए। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।